हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो गली इरोजन के बारे में हमने जैसे आपको बताया था कि जैसे रेल इरोजन का साइज़ बड़ा हो जाता है और जब ऐसा इरोजन होता है जो रेवाइंस नाले का पूरा फॉर्मेशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा विड्थ हो जाती है, तो उसको हम गली इरोजन कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो गली कंट्रोल मेज़र्स के स्ट्रक्चरल मेज़र्स का ये पार्ट है परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इसमें हम लोग बात करेंगे मोस्टली 4 चीज़ों के बारे में: ड्रॉप स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, चूट स्पिलवे और परमानेंट अर्थन चेक डैम्स। ये 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम ये बात करें कि परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस जो है वो है जो फॉल आ रहा है, जो वाटर आ रहा है, उसको गली में आने से रोकना या उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करना। दूसरा कि जो भी स्लोप वगैरह जो इरोजन हो रहा है बार बार, उसको एक स्टेबलाइज फॉर्म में चेंज करना। नेक्स्ट इस काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, जैसे रनिंग वाटर होता है तो उसमें बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसको एक कंट्रोल वे में डिस्चार्ज करना ताकि वो चैनल को हार्म ना कर सके। और जो अगर हम बात करें ये फेलियर क्यों होता है, परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर वैसे तो इसलिए बनाए जाते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। और जहाँ ज़्यादा गली कंट्रोल हो रहा मतलब गली इरोजन हो रहा होता है वहाँ पे इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा बनाते हैं। लेकिन अब ये इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका फेलियर क्यों होता है, तो इसका फेलियर होने का जो कारण है वो है कि जब कैपेसिटी मतलब जिस कैपेसिटी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इरोजन देखने को मिलता है उसका। उसके अलावा अगर आप एनर्जी को बैलेंस करने का जो एनर्जी डिसिपेशन है, एनर्जी को कम करने का अगर आप नहीं कोई प्रोविज़न लगाते हैं, तो फिर हायर एनर्जी की वजह से फिर वो उसका भी स्ट्रेंथ वीक होता चला जाता है। प्लानिंग एंड डिज़ाइन की बात करें, क्योंकि परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है कि हमको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको बनाना है और कॉस्ट भी आ रही है। तो हमको पूरा अच्छे से सर्वे करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐसी जगह पे बनाना होता है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले किस एरिया में बनाना है वहाँ का टोपोग्राफिकल मैप, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले नया हम ये काम करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से पानी आ रहा है, वाटरशेड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सॉइल टाइप क्या है, क्योंकि जिस हिसाब से सॉइल होगी उस हिसाब से स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, रेनफॉल का क्या पैटर्न है और लैंड यूज़ कैसा है, कल्टीवेटेड एरिया है, नॉन कल्टीवेटेड एरिया है, फॉरेस्ट है, क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो रिकनेंस होता है। रिकनेंस में हम क्या करते हैं कि जो मैप के फीचर्स होते हैं उनका हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सरफेस पे है कि नहीं है, तो उसके पूरा स्टडी किया जाता है। उसके बाद पूरे जो भी आसपास के फीचर्स होते हैं उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, सर्वे प्लान किया जाता है। इस तरीके से सारी चीज़ें पूरी तरीके से प्लान की जाती हैं। जैसे कोई भी नया स्ट्रक्चर बनाने से पहले जितनी प्लानिंग की जाती है, यहाँ भी हम उस सारी प्लानिंग को करते हैं। अल्टरनेटिव साइट लोकेशन कहाँ पे बना सकते हैं, कहाँ पे बेस्ट रहेगा, पूरा एनालिसिस। बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे मोस्टली उनको आप में 3 चीज़ें दिखाई देगी इसमें: इनलेट, कंडुइट और आउटलेट। इनलेट का मतलब जहाँ से वाटर एंट्री करेगा उसको हम इनलेट पॉइंट कहेंगे। उसके बाद वाटर उसके थ्रू फ्लो होगा, इसको हम जहाँ से फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे कंडुइट। और आउटलेट जहाँ से डिस्चार्ज होगा, एक आउटर पॉइंट होगा, उसको हम आउटलेट बोलेंगे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया जाएगा, एक एंट्री पॉइंट, एक आउटवर्ड पॉइंट और उसके बीच में जो है कंडुइट। फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है ड्रॉप स्पिलवे। ड्रॉप स्पिलवे एक वियर टाइप का स्ट्रक्चर है। वियर का मतलब होता है काइंड ऑफ अ बैरियर, जो कि रिवर्स
पे लगाया जाता है या कोई फ्लोइंग चैनल हो रहा है उस पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे वीयर स्ट्रक्चर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम ड्रॉप है इसका, मिनिमम नहीं मैक्सिमम ड्रॉप 3 मीटर रखते हैं हम इसमें, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं और इसको हम इतना रखते हैं। उसके अलावा इस स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, किसी भी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का पर्पस ये है कि वाटर फ्लो को रोकना और उसको एक इजी पासेज प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से इस पर्पस के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेडिमेंटेशन वगैरह को भी मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, पहले तो स्ट्रक्चरल मेजर्स भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है हर एक स्ट्रक्चर के। तो इसमें हेड वॉल है, हेड वॉल जहाँ से फ्लो करा रहे होते हैं उसको हेड वॉल कहते हैं। अब हेड वॉल के साइड उसको एक्सटेंड भी किया जाता है, पर्पस होता है उसका सीपेज को रोकना। उसी तरीके से और भी सारे पार्ट हैं, सबका एक अपना अपना पर्पस है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक मेन हेड वॉल है जहाँ से वाटर पास कराया जाएगा, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। साइड वॉल प्रोवाइड किया गया है कि जो साइड की मिट्टी है वो चैनल में ना आ पाए। कट ऑफ वॉल प्रोवाइड किया हो ताकि जो फ्लो है वो बैंक्स की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ना आ पाए। एप्रॉन प्रोवाइड किया जाता है कि जब ऊपर से पानी गिरेगा स्पिलवे के थ्रू तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड सरफेस बनी रहे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के वॉल्स हैं और उसका एक अपना अपना पर्पस है। इसमें सारे चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस किस पर्पस पे यूज़ होता है। तो विंग वॉल है, जैसे विंग वॉल थोड़ा इंक्लिनेशन पे बनाई जाती है। इसका पर्पस ये होता है कि जो पानी है वो उधर साइड से एंट्री ना कर पाए, मतलब वाटर को एक इजी फ्लो हमको प्रोवाइड करना है। दूसरा की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है स्ट्रक्चर को, स्लाइडिंग वगैरह को रोकना है जिसके लिए कट ऑफ वॉल यूज़ हो रही है। तो जितने भी चीज़ें एंड सिल की बात करें या लॉन्गिट्यूडनल सिल की बात करें, ये एप्रॉन पे लगाई जाती हैं। एप्रॉन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हाइड्रोलिक जंप को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, मतलब अगर आप सारे कंपोनेंट के बारे में देखें तो एक एक कंपोनेंट का अपना पर्पस है। और उस कंपोनेंट बेसिकली सारा पर्पस क्या कह रहा है कि एक तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है स्ट्रक्चर की, जिसके लिए कुछ वॉल और एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है। दूसरा सीपेज को रोकना है, उसके लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। वाटरफॉल को रोकने के लिए एप्रॉन प्रोवाइड किया गया है। इसी तरीके से एप्रॉन को भी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्लाइडिंग से रोकने के लिए कट ऑफ। तो इस तरीके की चीज़ें सारी डिज़ाइन की गई हैं ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आ पाए। एडवांटेजेस की बात करें, स्टेबिलिटी, क्योंकि आपने पहले ही स्ट्रक्चर को पूरा सब सोच समझ कर डिज़ाइन किया है तो स्टेबिलिटी तो उसमें है ही। ईज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेसिकली हम लोग इसको कंक्रीट वगैरह से बनाते हैं तो मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, आप डिज़ाइन कर सकते हैं उसको। इकोनॉमी की बैलेंस रहती है क्योंकि जितने साल तक चलना है, इकोनॉमी बेसिकली हम ये देखते हैं कि कितने साल के लिए बनाया गया है और कब तक चलने वाला है और उसमें टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, सारे फैक्टर्स देख के फिर इकोनॉमी डिसाइड करते हैं। तो इकोनॉमी वाइज भी सही है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ड्रॉप की लिमिटेशन ही डिसएडवांटेज है। दूसरा कि कोई वाटर स्टोरेज के लिए फैसिलिटी नहीं है, बस वाटर एंट्री करेगा और पास हो जाएगा, तो स्टोरेज के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो डिसएडवांटेज कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्रॉप इनलेट और शाफ्ट स्पिलवे। इसमें भी ड्रॉप है पर इसकी ड्रॉप की लिमिट थोड़ी सी 3 मीटर से ज़्यादा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको वाटर में हम एंट्री करा देते हैं। मोस्टली अर्थ एंड डैम के पास इसको लगाया जाता है और इसमें क्या होता है कि सारा एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है, अभी डायग्राम दिखाएंगे तो क्लियर होगा। पाइप से एंट्री होती है वाटर की और उसको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी स्टोरेज आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाद में उसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, और उसको फिर आउटलेट से पास करा दिया जाता है। और इसको इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो पाइप का इनलेट का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग से रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। अगर फनल टाइप का है तो उसको मॉर्निंग ग्लोरी या ग्लोरी होल स्पिलवे कहते हैं। तो जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, तो एक इनलैंड पॉइंट है, एक अर्थन डैम बना हुआ है, मिट्टी का एक डैम बना हुआ है
उसमें आप देख रहे हैं जब एक पॉइंट से ज़्यादा वाटर फ्लो हो जाएगा, मतलब वाटर का लेवल हो जाएगा, तो वो सारा पानी आने लग जाएगा ड्रॉप इनलेट स्पिलवे में। एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें सारा पानी आएगा। इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं या आप उसको पास करा सकते हैं। एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो वाटर स्टोरेज होता है इसमें, जिसको आप इरिगेशन या अदर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेडिमेंट लोड को डिक्रीज़ करता है। उसके अलावा वाटर को स्टोर करता है, फ्लड कंट्रोल करता है। उसके अलावा रिजर्वॉयर में जो असल डिपॉजिट हो जाता है उसको भी, उसके लिए भी अगर आप आउटलेट की तरह से एक पाइप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। गली कंट्रोल के लिए सुटेबल है ही, जहाँ 3 मीटर से ज़्यादा ड्रॉप चाहिए होता है और इजी टू बिल्ड है। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्ट्रक्चर देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा तो एक पाइप स्ट्रक्चर से कितना ही आप वाटर फ्लो करा लेंगे, तो यहाँ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इस चूट स्पिलवे। चूट स्पिलवे एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसमें एक कह सकते हैं एनर्जी डिसिपेशन के लिए एक पूरा स्पिलवे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक रास्ता प्रोवाइड किया गया है। ये रास्ता ऐसा है कि जो वाटर आ रहा है उससे वो डायरेक्ट फॉल ना हो, इरोजन ना हो, एक इजी फ्लो अगर हम कहें तो यहाँ पे इजी फ्लो हमको मिल जाता है। तो इस स्पिलवे का जो पर्पज़ है वो है डिस्चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और अपर रीच के चैनल से लोअर रीच के चैनल में ट्रांसफ़र करना। उसके अलावा इसका ड्रॉप जो है वो 5 से 6 मीटर तक लिमिटेड रखा गया है। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें भी वही इनलेट और कंडुइट और आउटलेट है, और इसको कंक्रीट से या मेसोनरी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ सकता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर का डायग्राम देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे मूवमेंट हो सकता है। उसके अलावा वाटर की जो वेलोसिटी होती है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो ये इस सारी चीज़ों का एडवांटेज है। डायग्राम आप देख रहे हैं तो कैसे मूवमेंट हो रहा है वाटर का, आप देखेंगे कि इससे फ्लो अगर कर रहा है तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं आपको मिलने वाली है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटेंशन इसका भी साइड में उस तरीके से बनाया जाता है। शेप इसका प्रॉपर डिज़ाइंड होता है ताकि एनर्जी डिसिपेशन हो सके। तो इसमें देख रहे हैं इनलेट है, आउटलेट है, बीच में ओगी टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि कॉन्वेक्स शेप में है, और उसके बीच में ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद ड्रॉप मतलब जो जैसे एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड किया गया जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो एक बैलेंस स्टेट में बना रहेगा। कंपोनेंट्स की बात करें तो एंट्रेंस है जहाँ से वाटर की एंट्री हो रही है, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, आउटलेट है और कंडुइट है। तो इनलेट का पर्पज़ यही होता है कि एंट्री करा सके वाटर की। तो ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं और इसमें वाटर की एंट्री होती है। जो कंडुइट है उसके थ्रू वाटर पास होता है, कुछ टाइम के लिए उसमें रिटेन होता है और आउटलेट के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रेट, रेक्टेंगुलर और एप्रॉन भी डिफरेंट साइज़ के हैं, जिसमें बॉक्स टाइप का, मतलब हर एक चीज़ का अपना अपना स्ट्रक्चर है। जैसे कि इनलेट का है कि आप स्ट्रेट रख सकते हैं, बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर रख सकते हैं, फ्लेयर टाइप का जो ट्रेपेजॉइडल शेप का रख सकते हैं। उसके बाद जो बीच का पोर्शन है वो भी रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइडल हो सकता है। एप्रॉन की बात करें तो वो सीधा ग्राउंड से टच करता हुआ या कैंटिलीवर या सैफ टाइप का हो सकता है। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें तो डिस्चार्ज की इसकी लिमिटेशन है, और स्लोप के थ्रू मूवमेंट कराना है तो वहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज अगर आपको चाहिए तब उसका हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत मतलब इकोनॉमिकली भी बेटर होता है इस तरीके से। बहुत सारे हाँ इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो सीपेज वगैरह के इशू आ जाते हैं, या जानवरों के मूवमेंट्स की वजह से या किसी वजह से अंडरग्राउंड की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, अंडर माइनिंग की सिचुएशन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्थन डैम। अर्थन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सॉइल से बने होते हैं,
सॉइल से एक डैम टाइप का बनाया जाता है और इस सॉइल को बाकायदा मतलब कंपैक्शन किया जाता है एक एक लेयर का, और उसके बाद डैम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पर्पस इसका यही है कि वाटर को रिटेन कराना और उसके बाद एक्सेस वाटर अगर आ रहा है तो उसको पास कराने के लिए अल्टरनेटिव मेजर्स ढूंढना। तो अर्थन डैम का मोस्टली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है। ट्रेपेजॉइडल इन शेप होता है, जैसा कि डायग्राम में आपने देखा। मिट्टी या सॉइल की डिफरेंट टाइप के सॉइल से इसको बनाया जाता है। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट आप जैसे अर्थन डैम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो शेल होता है इसमें। शेल बेसिकली मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है जो आपको बाहर से दिख रहा होता है, उसको हम शेल कहते हैं। इसी में अपस्ट्रीम फिल, डाउनस्ट्रीम फिल और शोल्डर है, सेम चीज़ है, तीनों को आप नाम दे सकते हैं इस तरीके का। अलग अलग फिल आप यूज़ करना है तो अपस्ट्रीम फिल, डाउनस्ट्रीम फिल उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपस्ट्रीम ब्लैंकेट की बात करें तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि सीपेज वाटर को हमको रोकना है, क्योंकि अगर जो बॉटम वाला पार्ट है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किया है, अगर उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, अगर वो ऐसा मटेरियल है जहाँ पे परवियस मटेरियल है, तो फिर सीपेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए अपस्ट्रीम ब्लैंकेट यूज़ किया जाता है। रिप रैप एक स्ट्रक्चर होता है जो कि पत्थरों से बनाया जाता है, पत्थरों से कवरिंग प्रोवाइड कर देना, उसको हम एक तरीके से रिप रैप कह रहे हैं। ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का स्ट्रक्चर है तो आप समझ रहे हैं कि मिट्टी से वाटर पास करने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे सीपेज होता है। सीपेज बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं लीकेज ऑफ वाटर अपस्ट्रीम फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, डाउनवर्ड मूवमेंट आप देख रहे हैं। तो सीपेज तो होगा ही डैम में, तो फिर उसको सीपेज के साथ जो मिट्टी आ रही है उसको रोका जा सके तो ड्रेनेज फिल्टर हम लगा देते हैं। कोर वॉल की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो सॉइल का मटेरियल है आगे का, ऊपर का बहुत लूज़ होता है, तो अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि इम्परवियस होना चाहिए, यानी वहाँ से वाटर ना पास हो पाए, तो उसको हम कोर कहते हैं। उसके अलावा ट्रांजिशन फ़िल्टर यूज़ होता है, यानी कि जो दोनों अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं उसके बीच में एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं ताकि जो एक मटेरियल है दूसरे मटेरियल में मिक्स ना हो पाए। कट ऑफ वॉल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि मतलब मिट्टी के नीचे साइड, मतलब जो फाउंडेशन है उसके नीचे साइड एक वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। कट ऑफ का मतलब ये है कि जो सीपेज वाटर है वो उसको डाउनस्ट्रीम साइड जाने से रोकता है और एक एज अ गुड फाउंडेशन की तरीके से काम करता है। टो ड्रेन का जो पर्पज़ है वही सीपेज वाटर को बाहर निकालना है। सीपेज वाटर को पहले हम फ़िल्टर कर देंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। अर्थन डैम की अगर हम एडवांटेज की बात करें तो उसको बनाना, मिट्टी से पहले तो जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उससे हम बनाते हैं, तो कॉस्ट भी अगर हम देखें तो वो रिड्यूस हो जाती है, बनाना इजी होता है उसको, और बहुत ज़्यादा ऐसे मटेरियल इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ होते जो कि बहुत कॉस्टली हो या ऐसा कुछ, तो फिर ये सही रहता है, इकोनॉमिकल रहता है। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको मतलब मिट्टी कटने के चांसेस, इरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पूरी तरीके से अपस्ट्रीम साइड प्रोटेक्शन, डाउनस्ट्रीम साइड प्रोटेक्शन और सीपेज ना हो सके इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं। उसके अलावा ट्री ग्रोथ वगैरह हो गई तो भी इसके स्ट्रक्चर के लूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जानवर, जंगली जानवर वगैरह या जो जानवर हैं जो भी वहाँ पे मूवमेंट अगर हो गया तो उनकी वजह से भी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्योंकि मिट्टी का स्ट्रक्चर है तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। टाइप की बात करें, टाइप ऑफ अर्थन डैम की, तो रोल्ड फिल्ड का मतलब ये है कि जैसे सड़क जब बनाते हैं तो पहले मिट्टी को भरते हैं, उसके बाद उसका कंपैक्शन किया जाता है रोलर के थ्रू, और उस तरीके से उसके बाद वाटर स्प्रिंकल करके पूरा एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ भी हम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन रोल्ड फिल्ड अर्थ डैम बना रहे हैं, जिसमें हम मिट्टी को लेयर्स में बिछा के उसका कंपैक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोलिक फिल अर्थ डैम की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट को सेट किया जाता है ना, तो वाटर के साथ मिक्स करके उसकी पूरी स्लरी टाइप का बना देते हैं
और उसके बाद उसको बिछाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे मिट्टी के साथ वाटर में मिक्स करके स्लरी बना के उसको पूरा प्रेशर से मतलब इंजेक्ट करा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो फाइन मटेरियल होता है वो अंदर सेट हो जाता है, जो कोर्स मटेरियल होता है वो बाहर हो जाता है, और इसमें अलग से कंपैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। तो ये टिपिकल डायग्राम था। उसके बाद मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीन्स कि एक टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, यानी एक ही तरह की मिट्टी, क्ले है तो क्ले ही है, और या कोई और सॉइल है तो वो मिक्स सॉइल है, तो एक ही तरह की सॉइल कहने का मतलब, तो उसको होमोजीनियस कह रहे हैं। चारों तरफ एक ही तरह का मटेरियल। जोन की बात करें तो अंदर साइड हम एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसमें इम्परवियस मटेरियल है, आउटर साइड का मटेरियल परवियस मटेरियल है, यानी आउटर साइड के मटेरियल से वाटर पास हो सकता है मगर अंदर साइड के मटेरियल से वाटर पास नहीं हो सकता। तो मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल से हमने स्ट्रक्चर बना दिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो उसको हम जोन कह रहे हैं। थर्ड इज़ डायाफ्राम, अर्थ डैम। तो डायाफ्राम का मतलब एक पतला सा एक कोर, जिसको हम बोल रहे हैं, तो पतला सा एक कोर बना दिया हमने, बाकी उसके ऊपर चारों तरफ लूज मटेरियल बना दिया, तो उसको हम डायाफ्राम कह रहे हैं। जैसे पहला वाला डायग्राम देखें तो वहाँ पे आप होमोजीनियस दिख रहा है, यानी मिट्टी का ही बना हुआ है, इसीलिए उसमें सीपेज भी दिखाया गया है, क्योंकि मिट्टी वाले लूज़ मिट्टी से बना रहेगा तो सीपेज होगा। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम है डायाफ्राम का, तो यहाँ पे पतला सा आप कोर देख पा रहे हैं जिसमें कि इम्परवियस मटेरियल यूज़ किया गया है और ऊपर से दूसरे मटेरियल से पूरा डैम बनाया गया है। जोन की बात करें तो दो अलग अलग टाइप का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक तो कोर है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दूसरा स्ट्रक्चर है। तो ये टाइप्स ऑफ अर्थन डैम हैं अलग अलग टाइप के, जो कि गली कंट्रोल को करने के लिए यूज़ होते हैं। तो एक ही टिपिकल डायग्राम अर्थन डैम का, जिसमें आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर रिटेन होते हुए देख रहे हैं। ये भी एक अर्थन डैम का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में हम लोग रखने वाले हैं, बाकी आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।